Assalamu alaikum dear students and welcome back. In previous lecture regarding fish fluorescence in situ hybridization, we were discussing about types of fish probes. ठीक है, तो fish probe हम discuss कर रहे थे. ठीक है कि इसमें 4 type A probes होते हैं, centromeric, telomeric and whole chromosome band and locus probe होते हैं. ठीक है, so further पढ़ते हैं उसके बारे में. तो जीन लोकस या लोकस स्पेसिफिक प्रोब जो है used to detect the presence, absence or location of a particular gene both in metaphase and interphase cells. ठीक है, ये वाले प्रोब जो है ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक जीन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है. ठीक है, चाहे वो मेटाफेज में हो या इंटरफेज में हो. ठीक है, जब हम कोई एनालिसिस करते हैं तो सेल्स अंडरगो सेल्स जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, डिवीजन होते हैं सेल्स के. ठीक है, डिवीजन करते हैं जब रिप्लिकेट होते हैं सेल्स, तो चाहे वो उसके जो स्टेज है. ठीक है, मेटाफेज, इंटरफेज, टेलोफेज एंड वगैरह वगैरह. ठीक है, तो अगर मेटाफेज में हो या इंटरफेज में हो तो ये बोथ में आपको लोकेशन डिटेक्ट करके बता सकती है. ठीक है, और इसके जो टाइप्स होते हैं डिलीशन प्रोब्स होते हैं. ठीक है, अगर जीन में अगर स्पेसिफिक लोकेशन में अगर म्यूटेशन हम टेक कर रहे हैं और वो म्यूटेशन डिलीशन है तो फिर क्या हम कौन से प्रोब अप्लाई करेंगे, तो फिर जीन लोकस के हम डिलीशन प्रोब्स अप्लाई करेंगे. अगर ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, अगर जीन में कहीं पर ट्रांसलोकेशन हुई है, ठीक है, एक रीजन दूसरे रीजन से मतलब ट्रांसलोकेट हुआ है, इसको लोकेशन चेंज हुई है, तो अगर हम ट्रांसलोकेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं जिस तरह BCR ABN में ट्रांसलोकेशन होती है जो ल्यूकीमिया के टाइप में होती है. ठीक है, अगर हम ट्रांसलोकेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम जीन लोकस के ट्रांसलोकेशन प्रोब यूज़ करेंगे. और इसी तरह जीन डिटेक्शन के लिए अगर स्पेसिफिक जीन डिटेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल अगर डिलीशन हो या ट्रांसलोकेशन हो या सिंपल हमने जीन डिटेक्ट करनी है तो फिर उसके लिए भी हम स्पेसिफिक प्रोब यूज़ करेंगे जीन या लोकस के अगेंस्ट. ठीक है, और सेंट्रोमेरिक प्रोब की बात हमने की थी. इट इज़ यूजफुल फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम. ठीक है, सेंट्रोमेरिक प्रोब्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं जब हम ये अप्लाई करते हैं, ये हमें इसकी क्रोमोसोम कॉपीज के बारे में बताती है. अगर क्रोमोसोम डबल है तो हमें ये इंफॉर्मेशन देगी कि फला क्रोमोसोम की कॉपीज इतनी हैं. ठीक है, अगर सिंपली हम जस्ट डिटरमिन करना चाहते हैं कि कम या ज़्यादा ना हो, अगर हम डिटेक्ट करें कि क्रोमोसोम कॉपीज नॉर्मल है या नहीं, तो फिर इसके लिए भी हम सेंट्रोमेरिक प्रोब अप्लाई कर सकते हैं. होल क्रोमोसोम पेंट प्रोब used to determine composition of marker chromosomes, confirm the presence of chromosome rearrangements. ठीक है, ये बेसिकली हम क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स होती है तो हम उसमें ये वाले प्रोब अप्लाई करेंगे. तो ऐसे कंडीशंस तो होल क्रोमोसोम जब हम यूज़ करते हैं तो रीअरेंजमेंट्स के यूज़ करते हैं. और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स के भी फिर फर्दर टाइप्स है, जिस तरह डिलीशन है, इंजर्शन है और इन्वर्जन है. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम होल क्रोमोसोम प्रोब्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, और इन रीअरेंजमेंट्स के रिजल्ट में कोई डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस होगी. ठीक है, या कोई डिजीज़ कंडीशन ही नहीं या कोई नॉर्मल कंडीशन हो तो वो भी हमें डिटेक्ट करके देती है. ठीक है, टेलोमेरिक प्रोब्स हैव स्पेसिफिसिटी फॉर अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम आर्म. ठीक है, टेलोमेरिक प्रोब जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम बाइंड करेगी. ठीक है, और इसकी स्पेसिफिसिटी अगेंस्ट एक आर्म के अगेंस्ट होती है. ठीक है, दे कंटेन अ लोकस एस्टिमेटेड टू बी within 300 kb of the end of the chromosome. ये एक ऐसी रीजन के साथ बाइंड करेगी जो कि एंड ऑफ द क्रोमोसोम हो और 300 kb उसकी साइज हो. ठीक है, और इसके बाद इसकी प्रोसीजर वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. ठीक है, स्लाइड प्रिपरेशन फ्रॉम कल्चर्ड मेटाफेज और अनकल्चर्ड इंटरफेज सेल्स. ठीक है, हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, क्योंकि कल्चर्ड होगी एंड फिक्सेशन यूजिंग स्टैंडर्ड साइटोजेनेटिक प्रोसीजर. और इसको हम जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके थ्रू हम इसको फिक्स करेंगे. ठीक है, फिक्सेशन मीन्स कि हम स्लाइड को जो हमारी सैंपल है
उसको स्लाइड पे फिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि वो रिमूव ना हो ड्यूरिंग स्टेप्स, ड्यूरिंग सर्टेन स्टेप्स लाइक वॉशिंग और अदर प्रोसीजर्स, ठीक है। डीनेचर दी डीएनए और क्रोमोसोम को डीनेचर करते हैं, या डीएनए को डीनेचर दी प्रोब को भी डीनेचर करते हैं, इस तरह हमने पहले डिस्कस की। हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी और पोस्ट वॉशिंग और ऑफ एक्सेस प्रोब्स, और फिर आखिर में इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक वॉशिंग स्टेप होगी, ठीक है। और उसमें जो एक्सेस प्रोब होगी उनको रिमूव किया जाएगा, और ताकि जब जो बाइंडेड हो हम उसी को ही सिर्फ डिटेक्ट कर सकें। और फ्लोरेसेंस स्टेनिंग होगी, ठीक है। एग्जामिन स्लाइड और स्टोर इन द डार्क, ठीक है, या हम स्लाइड को ऑन द स्पॉट एग्जामिन करेंगे प्रिपरेशन के बाद, या फिर हम उसको स्टोर करेंगे एक डार्क रीजन में, ठीक है, ताकि जो हमारी जो लेवल्ड प्रोब है उनकी जो फ्लोरेसेंस है वो डिस्टर्ब ना हो लाइट की वजह से, ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोब, DNA probe is labeled with a colored fluorescence molecule, ठीक है, एक फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल के साथ लेबल्ड होगी। दिस फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल रिमाइन अटैच्ड टू द डीएनए ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन में ही डीएनए के साथ बाइंड होगी। ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लेन भी हो रहा है आगे, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था लेकिन अभी यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। द मॉलिक्यूल emit a particular color when viewed through a fluorescence microscope that is equipped with the appropriate filter sets, ठीक है। तो जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप होगी ये उसी के अंडर ही फिर हम एग्जामिन कर सकेंगे, और उसी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में डिफरेंट फिल्टर्स होंगे, ठीक है। और वो फिल्टर्स क्या करेगी, वो फिल्टर्स हमें हमारी जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट होगी उसी को ही सिर्फ पास करेगी, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन कटिंग एट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, हम इसके सेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल है, एक टिश्यू है, ठीक है, अब हम इसके डीएनए में इसकी जो सेल हैं उसमें क्रोमोसोमल डिटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने एक फिक्सेशन कर दिए, ठीक है, उसके हमने पीसीस बनाए हैं, ठीक है, और ये माइक्रोटोमी मशीन है, इसके थ्रू हम इसकी माइक्रोटोमी करते हैं, और इसके बाद हम इसको स्लाइड पे फिक्स करते हैं। और ये एक अलग डिस्कशन है कि हम टिश्यू को किस तरह वैक्स में एम्बेड करते हैं, और फिर इसके हम 3 सेक्शंस बनाते हैं, ठीक है, ये फिर एक अलग प्रोसीजर है और एक अलग डिस्कशन है। लेकिन आप लोग सिर्फ सिंपली यहाँ पर ये जाने कि हम टिश्यू को इसके 3 सेक्शंस बनाते हैं, और उन 3 सेक्शंस को फिर हम स्लाइड पे फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, स्लाइड रिव्यू एंड टारगेटेड एरिया मार्किंग एट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, और फिर हम उस स्लाइड को रिव्यू करते हैं और इसकी टारगेटेड एरिया को हम मार्क करते हैं, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। बेकिंग एट 56 सेंटीग्रेड, ठीक है, फिर हम इसको 56 सेंटीग्रेड पे रखते हैं, और इसकी डीप पैराफिनाइजेशन स्लाइड्स की करते हैं, ठीक है, और इसे हम पैराफिन वैक्स, जो कि जिसमें हम इनिशियली टिश्यू होती है उसको एम्बेड करते हैं, उनको इसमें बाउंड करके रखते हैं, ठीक है, वो पैराफिन वैक्स हम यहाँ इस स्टेप में फिर रिमूव करेंगे। डीप पैराफिनाइजेशन मीन्स टू रिमूव पैराफिन वैक्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, स्लाइड प्री ट्रीटमेंट 80 सेंटीग्रेड एंड वॉशिंग, स्लाइड को हम 80 सेंटीग्रेड पे रखते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद वॉशिंग करते हैं इसके, और इसके बाद हम इसको प्रोटीएज के साथ ट्रीट करते हैं ताकि इसमें कोई प्रोटीन्स वगैरह हो वो डाइजेस्ट हो जाएं, ठीक है, और 37 पे करते हैं ये प्रोटीएज ट्रीटमेंट, और इसके बाद फिर वॉशिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, जो वाटर होगी उसमें हमारी जो स्पेसिफिक सैंपल में उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, उसमें जो वाटर होगी वो रिमूव करेंगे, और इसके बाद अप्लाइंग प्रोब एंड कवर स्लिप ऑन द टारगेट एरिया एंड सीलिंग, ठीक है, उसके बाद हम प्रोब अप्लाई करेंगे, और प्रोब के बाद हम कवर स्लिप अप्लाई करेंगे ऑन द टारगेटेड एरिया जो हमने मार्क की होगी इनिशियल स्टेप्स में, ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसको सील करेंगे कवर स्लिप के थ्रू, ठीक है, ताकि ये हमारे साथ प्रोटेक्ट हो और ख़राब ना हो, अगर गिर जाए या
इसके स्क्रैचेस ना आए या कोई और केमिकल उसके साथ बाइंड ना हो जाए या डस्ट ना लगे उस पर, ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहें। फिर इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद डिनेचरेशन करते हैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए, एंड हाइब्रिडाइजेशन एट 37 फॉर 16 आवर्स, ठीक है। और फिर डिनेचरेशन के बाद डिनेचर प्रोब और जो क्रोमोसोम में जो डीएनए होगी वो डिनेचर हो जाएगी। इसके बाद उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 37 टेम्परेचर पर फॉर 16 आवर्स। इसके बाद फिर क्या करते हैं, कवर स्लिप को वापस रिमूव करते हैं इन पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन बफर एट रूम टेम्परेचर। पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन बफर में ये एक स्पेसिफिक बफर होती है फिश के लिए, हम इसमें फिर कवर स्लिप रिमूव करते हैं साथ में और रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। फिर इसके बाद पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 2 मिनट्स और काउंटर स्टेन अप्लाई करेंगे, और ये एक स्पेसिफिक डाई के साथ हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद अप्लाई कवर स्लिप सील एंड फ्रीज, ठीक है। इसके बाद हम उसको कवर स्लिप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर सीलिंग पर्पसेस, और इसके बाद हम लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए -40 पे रखते हैं। फिर क्या करते हैं, एनालाइज द स्लाइड अंडर द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप दैट इज इक्विप्ड विद द अप्रोप्रिएट फिल्टर सेट्स, ठीक है। ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है, इसके यहाँ पर एक अलग सा एक लैंप लगा होता है, एक लाइट टाइप का लगा होता है, और ये क्या करता है, यहाँ से लाइट पास करता है, ठीक है, और यहाँ पर स्लाइड पे लाइट पड़ती है, और वो लाइट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की होगी। तो जो आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं वहाँ उनमें क्या होता है, उनमें यहाँ पर जो लाइट सोर्स होती है इससे लाइट पास होती है और स्लाइड से ऊपर होके आईपीसीस पे आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बैक साइड पे लाइट लगी होती है ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करेगी, और वो लाइट सैंपल पर पड़ेगी, और वही लाइट वापस इमिट होके रिफ्लेक्ट होके आईपीसीस में आएगी, और फिर हम देख सकेंगे कि हमारी जो जहाँ पर प्रोब बाइंड हुई है कि नहीं, और वही लाइट हमें फिर इमिट होके प्रोब से नज़र आएगी आईपीसीस में, ठीक है। तो हमें किस तरह नज़र आएगा ये देखें, बैकग्राउंड वाइट होगी, ठीक है। काउंटर स्टैनिंग का फ़ायदा यही होगा कि बैकग्राउंड वाइट करेगा, और जो हमारी जो रिक्वायर्ड टारगेट रीजन होगी, जहाँ जहाँ पर हमारी प्रोब बाइंडेड है वही एरिया हमें नज़र आती है। यहाँ पर 2 टाइप ऑफ प्रोब अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। HER2 एंड CP17 रेशियो को देखने के लिए एक रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स को एक स्पेसिफिक म्यूटेशन में ये पाए जाते हैं, और उन म्यूटेशन को अब डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये प्रोब अप्लाई किए हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोगों को ब्राइट नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन जगहों पर हमारी जो प्रोब है वो बाइंड है, ठीक है। और जो प्रोब है उनके साथ फ्लोरेसेंस लेबल्ड है, वो प्रोब तो एक्चुअली फ्लोरेसेंस लेबल्ड है, और उस वजह से ये हमें अंडर माइक्रोस्कोपी नज़र आ रहे हैं। अगर ये हमारे म्यूटेशन या जो हमारी जो स्पेसिफिक टारगेट रीजन है वो प्रेजेंट ना होती तो ये हमें बिल्कुल फ्लैट नज़र आता, इसमें जो ब्राइट डॉट्स हैं ये हमें नज़र ना आते, ठीक है। ये एक्चुअली फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की एक पिक्चर है, और ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है। और तो इफ़ यू एनी क्वेश्चन एंड सजेशन, एक्चुअली जो पिछला लेक्चर था हमारा वो किसी वजह से सिस्टम में मसले की वजह से वो वीडियो बीच में स्टॉप हुई थी, तो इसलिए मैंने फिर जो हाफ लेक्चर था उसको दोनों में स्प्लिट करके अलग से ये पोर्शन अलग से बनाया। तो ये आप लोग कंसिडर करें कि एक ही लेक्चर है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।